हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। मैं आपका लेक्चरर अमित कुमार शर्मा। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉपिक फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम फर्स्ट सेमेस्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कारा लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हम सभी कंटेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे याद करें। तो फर्स्ट स्लाइड इज diagram and representation of Kara and green algae, also known as stone wort। आज के हमारे इस टॉपिक के जो मेन कंटेंट्स है हमारे पास में कारा सिंपल क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन बाय फ्रिश क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। फ्रिश क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें सबसे बड़ी रैंक जो है उन्होंने यहाँ पे कंसीडर की है एज क्लास के रूप में। नेक्स्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे जर्नल इंट्रोडक्शन एंड अकरेंस ऑफ कारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कारा या थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कारा, जिसको हम कह सकते हैं प्लांट बॉडी। नेक्स्ट हमारा आएगा सिंगल सेल स्ट्रक्चर। कारा का जो थैलस है वो एक कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस से मिलके बना हुआ है। कारा है एल्गी, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल एक टेडोफाइटिक प्लांट के रूप में है, इसलिए हम कारा को कॉमनली हॉर्स टेल के नाम से भी जान सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मतलब वाटर हॉर्स टेल के नाम से जानेंगे। हॉर्स टेल तो खुद हो गया इक्विसिटम। देन उस सेल स्ट्रक्चर के साथ ही उसके कुछ फीचर्स एंड रिप्रोडक्शन टाइप्स, मेथड्स, और रिप्रोडक्शन के बाद में कंप्लीट लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कारा। ये हमारा आज का पॉइंट रहेगा। तो इन द फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर एक सिंपल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हम वो कारा की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम अगली स्लाइड के अंदर पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ अगर अपन चलें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कारा की बाय फिश क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग इन किंगडम ऑफ प्लेनेटी के अंदर आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट जो रैंक इन्होंने रखी है दैट इज क्लास इज क्लोरोफाइटा, जिसके सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं क्लोरोफाइटा के ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, प्लांट जो है थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं, ग्रीन एल्गीज को इसके अंदर रखा जाता है। दैट रिजेम्बलेंस इज क्लोरोफाइसी, क्लास इज क्लोरोफाइसी। Order is Carels by the arrangement of the thallus is macroscopic, दीर्घाकार आकार और बहुकोशिकीय और ब्रांच फिलामेंट के कारण इसको रखा गया है नॉस्टोकेल्स के अंदर। फैमिली इज नॉस्टोकेसी। नॉस्टोकेसी जो है वो यहाँ पे डेवलप करती है हेटेरोट्राइकस टाइप के फिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन को या थैलस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें दो टाइप के फिलामेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेशल हैं अदर ग्रीन एल्गीज की तुलना में, इसलिए इसे रखा गया है नॉस्टोकेसी में, कारेसी में। एंड इन जीनस इंक्लूडिंग इन कारा, एक स्पेशल है ये जीनस। इसका जितना मैक्रोस्कोपिक और जटिल जो संगठन है थैलस का वो दूसरी एल्गीज में देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा इसी का जैसा हम हायर एल्गीज में देख सकते हैं, जैसे कि रेड एल्गीज, पॉलीसाइफोनिया टाइप, वहाँ ज़रूर हमें थोड़ा सा ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम चल रहे हैं, जो जीनस हमारा कारा है उसमें हमारा टॉपिक चलता है अकरेंस, जिसमें हम जर्नल हैबिट्स और हैबिटेट्स के बारे में यहाँ पे रिजेंबल करते हैं। तो अकरेंस से पहले अगर अपन बात करें तो व्हाट इज कारा, तो कारा के लिए हम कह सकते हैं सिंपल ग्रीन एल्गी फॉर्म है, जिसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन इसका मल्टी सेल्यूलर होता है और ज़्यादातर ये जलीय होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पीसीज जो है वो इनकी पाई जा सकती है एक्वेटिक फॉर्म में। एक्वेटिक का मतलब मराइन की बात कर रहे हैं अपन। एक्वेटिक में तो फ्रेश वाटर में होते ही होते हैं, मराइन के लिए कह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं हम बाल्टिका। उसके अलावा कारा की कुछ स्पीसीज जैसे कि हम यहाँ पे बात करें फ्रेजिलिस, वो गर्म पानी के अंदर पाई जाती हैं। इसी के अलावा कारा की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो स्लाइन वाटर अर्थात लवणीय जल के अंदर पाई जाती हैं, उसके लिए रहने में आदी होती हैं।
लवणीय जल से बचने के लिए ये कारा की जो सेल्स हैं जो पानी में डूबी हुई हैं लोअर, वो सेल्स कुछ म्यूसिलेज सब्सटेंस का स्त्रावण करती हैं जो पानी में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ में ऑक्सीडाइज होकर ऑक्जेलेट बनाती हैं। मैग्नीशियम लाइक कैल्शियम कार्बोनेट टाइप और मैग्नीशियम कार्बोनेट टाइप। तो ऐसी संरचना की वजह से इनकी आउटर लेयर पर एक वाइट कलर की चूने जैसी संरचना जो है वो बन जाती है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होती है। और इसी वजह से यहाँ पर हम कारा को एक सिंपल वर्ड के नाम से भी जानते हैं, स्टोन वर्ट। वर्ट जलीय और स्टोन का मतलब पत्थर का पेड़। तो यहाँ देखते हैं हम क्या, कारा इज ए ग्रीन एल्गी दैट बिलोंग टू द कारेसी फैमिली अकॉर्डिंग टू फ्रिश के अकॉर्डिंग। जनरली द ग्रो इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, लेक्स, टैंक्स एंड सबमर्ज्ड कंडीशंस। जल निमग्न और उप जल निमग्न जो कंडीशंस है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। कारा की लगभग 188 स्पीसीज आइडेंटिफाई है, जिसमें से 30 स्पीसीज जो है अकॉर्डिंग टू देसिकाचारी, जो हमारे इंडियन बॉटनिस्ट हैं। देसिकाचारी के अकॉर्डिंग लगभग इंडिया की जो हमारी वेजिटेशन है उसके अंदर लगभग 30 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है या आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज स्टोनवर्ट। इसके बारे में अभी हमने समझने की कोशिश करी। मतलब द प्लांट बॉडी ऑफ कारा इज एनक्रस्टेड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जल में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं या भारी जो धातुएं हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम टाइप, इनसे ये क्या बना लेते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोनेट बना लेते हैं। और इसी वजह से ये बनाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि स्पेशली प्लांट के बढ़ते हुए प्लांट या के आउटर सरफेस पर क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, जो उन्हें उस भारी जल हैवी वाटर या जो सलाइन वाटर है उससे प्रोटेक्टेड बनाए रखता है। इसलिए इन्हें स्टोन वर्ट के नाम से, पत्थर के पेड़ के नाम से भी जाना जा सकता है। सम स्पीसीज जैसे कि हमने पहले देखा फ्रेजिलिस, ये गर्म पानी के अंदर पाई जा सकती है। अप टू 68-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऊपर ये उगती है। हम इसे एक कॉमन वर्ड दे सकते हैं, ऑल्सो नोन एज थर्मोफाइट। कॉमनली नोन एज थर्मोफाइट्स। सेकेंड हम यहाँ पे दे सकते हैं बाल्टिका, ग्रो इन बार्किस वाटर। बार्किस वाटर का मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध टाइप का जल या लवणीय जल कह सकते हैं। मेराइन वाटर का थोड़ा सा सब पॉइंट हम यहाँ कह सकते हैं, जो कि समुद्रों को किनारों पर रुके हुए जो पानी पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्रजाति टाइप, ऐसे पानी के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर बाल्टिका। हम इसे सामान्य भाषा में खारे पानी के अंदर मान सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कॉमन स्पीसीज है, लाइक कारा हताई, कारा कोरोलिना, कारा सक्सिनेटा, कारा वेलविसी एंड कारा ब्राउनी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हताई के लिए हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल। इट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एल्गी। नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट इज प्लांट बॉडी ऑफ कारा, या हम इसे कह सकते हैं, एक और टर्म दे सकते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। कारा थैलाइज या कारा इज ए थैलर टाइप ऑफ एल्गी। कारा थैलस इज मैक्रोस्कोपिक, दीर्घाकार या दीर्घाकार नहीं, इसको कह सकते हैं दीर्घाकार, एंड मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय एंड ब्रांच्ड तथा शाखित प्रकार का होता है। जनरली अटेन ए हाइट अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर,
लगभग कभी कभी 1 मीटर तक भी इसकी रेंज पहुंच जाती है, पर 1 मीटर से नीचे नीचे ही होती है, 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। इसमें एग्जाम्पल हम हथाई का यूज में ले सकते हैं, 1 मीटर तक ये जाता है या उससे थोड़ा कम रहता है। द कारा प्लांट इज अपीयरेंस दिखाई देता है, रिजेम्बलेंस टू द एक्विसिटम, ये एक टेरिडोफाइट प्लांट है, एक्विसिटम जिसे हम हॉर्सटेल कहते हैं। टेरिडोफाइटिक इक्विसिटम जो है उसके समान दिखाई देता है बिल्कुल, इसकी जो सतह है नोड इंटर नोड में बटी हुई है, ब्रांच्ड है, शॉर्ट ब्रांचेज, लॉन्ग ब्रांचेज, हर टाइप की चीज़ है, मेन एक्सिस है एंड राइजोइड्स हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, दीज आर रूट्स दैट इज स्टेम एंड दीज आर लीफ, डिफरेंशिएट इनटू, अर्थात ये विभेदित है जड़ तना और पत्ती में, जबकि वास्तव में जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। कॉमनली कॉल्ड एक्वेटिक हॉर्सटेल, अर्थात जलीय अश्व पूंछ, जलीय अश्व पूंछ, जलीय अश्व पूंछ। दे रिमेन अटैच्ड इन द सबस्ट्रेटम, हमेशा ये जो है ये किसी आधार या सबस्ट्रेटम से संलग्न होते हैं। जो तालाब है, कोई स्प्रिंग है, हल्का फुल्का बहता जल है या ठहरे हुए जल में, उसकी नीचे सतह पे जो गाद है, मिट्टी है, उस सॉइल के अंदर ये चिपके रहते हैं। कभी कभी इनकी कुछ प्रजातियां जो है वो किनारे के ऊपर उपस्थित जड़ों, वो जड़ें, प्लांट की जड़ें या किसी चट्टाने या किसी जो दलदलीय सब्सटेंस होता है उसके अंदर भी ये पाई जाती हैं। इट इज़ मेनली डिफरेंशिएट इनटू, तो जो मुख्य तना है उसको अगर हम देखें तो इट नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इस संपूर्ण थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं राइजोइडियल, दैट इज फर्स्ट नंबर। इसको हम बोल सकते हैं राइजोइड, मूलाभास। मूलाभास दैट इज फर्स्ट। और इसके ऊपर वाला जो मेन भाग है उसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, दैट कंप्लीट नोन एज मेल एक्सिस। मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ये 2 भाग हैं, ऊपर वाला अलग पूरा का पूरा और जस्ट नीचे वाला अलग, जो सतह में धंसा रहता है सबस्ट्रेटन से, हमेशा इसको चिपका के रखता है। सबस्ट्रेट को यहाँ पे अपन कह सकते हैं किसी आधार या किसी बेस से चिपका के रखना। ये सबस्ट्रेट ठोस भी हो सकते हैं और मिट्टी में पाई जाने वाली सिंपल सैंड या दलदली सतह भी हो सकती है। तो पहला हमारा टॉपिक चलता है राइजोइड्स। मूलाभास। मूलाभास अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो मूल का आभास, अर्थात मूल के जैसे दिखने वाले या मूल की जैसे कार्य करने वाले प्रिमिटिव ऑर्गन्स जो कि वास्तव में मूल नहीं हैं, जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा वैसे ही करते हैं। मूल भी मुख्य तने को मिट्टी से चिपकाए रखती है, मिट्टी के पार्टिकल्स में से एब्जॉर्प्शन का काम करती है, कभी कभी मूल जो है स्टोरेज का काम करती है और कुछ प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करती हैं। सेम यही राइजोइड्स जो हैं ये कारा के अंदर भी करते हैं यही सारे काम। तो द राइजोइड्स आर थ्रेड, धागे जैसे, वाइट, कलरलेस अर्थात रंगहीन। यहाँ पे वाइट का मतलब सफ़ेद लिखने की जगह हम लिख सकते हैं रंगहीन, कोई रंग नहीं है इनमें। मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय संरचना। एंड यूनिसीरिएट, यूनिसीरिएट का मतलब होगा कोशिकाएं एक के पीछे एक लाइन में या पंक्ति में होती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एकल पंक्तिक या यूनिसीरिएट। और ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन ब्रांच की बात करें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसी डायग्राम को अगर अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो जहाँ पर ब्रांचिंग होती है वहाँ पे हल्का सा स्वेलन अर्थात फूला हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से आगे जो संरचना हम देखेंगे उसके अंदर ये नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगा। तो जो सेल्स आपस में जुड़ रही हैं उसमें पट सीधे ना होकर कैसे हैं, तिरछे पट पाए जाते हैं, ऑब्लिक सेप्टाज, जो कि इसका सबसे बड़ा एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, दैट इज ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक सेप्टा मतलब त्रियक,
पट, ये हो गया त्रियक पट। द राइजोइड्स ऑफ एन इलोंगेटेड ब्रांचेज, जो दीर्घित शाखाएं हैं उनके राइजोइड जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ उनके जो सेप्टाज हैं, पट हैं, वो कैसे होते हैं, तिरछे या त्रियक प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टाज। सीधे सीधे पट इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो देखिए एक पट यहाँ पर, एक पट यहाँ पर, ये राइजोइड की संरचना है, इसमें एक पट ये रहा तिरछा, दूसरा पट ये रहा तिरछा, तीसरा यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे शाखन को इंडिकेट किया जा सकता है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, यहाँ से ये दूसरी शाखा आउट हो रही है, ये तिरछा पट, और यहाँ से भी अगर अपन देखें तो ये तिरछा पट, यहाँ से फिर एक और शाखा देखने को मिल रही है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज राइजोइड्स और राइजोइड के तिरछे पट। इसलिए ये ब्रांच और अनब्रांच संरचना और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में दिखते हैं। कारा की किसी भी स्पीसीज के अंदर, मतलब कारा नहीं, पूरी एल्गीज की किसी भी स्पीसीज में, यहाँ तक कि पॉलीसाइफोनिया में चले तो हमें पट तिर्यक नहीं मिलेंगे, और राइजोइड्स केवल हायर रेड एल्गीज में हमें कुछ पॉलीसाइफोनिया सदस्य जिसमें बहुकोशिकीय होते हैं वरना नहीं होते। बहुकोशिकीय होने का जो स्वभाव है वो केवल ब्रायोफाइट्स का है, एल्गीज का नहीं है। दे डेवलप्ड आइदर फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट बॉडी, बिल्कुल प्लांट बॉडी के बेस में से निकलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है उसके लोअर मेन एक्सिस या लोअर नोड्स पे से निकलते हैं ये तने के पे, जहाँ से जैसे जड़ें निकलती है अरे बड़े प्लांट्स के अंदर, सेम उसी तरीके से राइजोइड्स प्लांट बॉडी के सबसे लोअर बेस से निकलते हैं। एंड फॉर्म पेरिफेरल सेल्स, जो कि परिधीय कोशिकाओं के बने रहते हैं या उनसे डेवलप होते हैं फ्रॉम द नोड। जो तना है या मुख्य अक्ष है उसके सबसे निचली जो नोड्स हैं, नोड्स का मतलब हो गया पर्व संधियाँ, पर्व संधियों की जो परिधीय कोशिकाएं हैं उनसे इनका विकास होता है। फंक्शंस की बात करें, मुख्य फंक्शंस, तो फंक्शंस हम यहाँ पे कह सकते हैं राइजोइड्स के लिए कि हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ प्लांट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब हो गया आधार, ये किसी आधार, ठोस आधार या नम आधार से इसको जोड़ने का काम करते हैं, नम आधार से। दूसरा एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण, किसका, मिनरल्स का, वाटर का, सॉल्ट का, सॉल्ट्स का, सॉल्यूट्स का, बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं जो कि इनके लिए ज़रूरी हैं उन सभी का ये अवशोषण का काम करते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी भूमिका निभाते हैं, जिसमें इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मुख्य आधार जो है वो है अमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स, बायराइजोइड्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा जैसी जो घटनाएं हैं कारा के अंदर पाई जाती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वो मैच्योर और ओल्ड राइजोइड्स द्वारा ही पूर्ण की जाती है। और ये संरचनाएं जब प्लेंटी बहुत भरपूर मात्रा में, बाहुल्यता में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती हैं, तब मुख्य तने से अलग होने के बाद ये स्वयं एक नया संतति पादप डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए इनके मुख्य 3 काम हो गए, आधार से प्लांट को चिपका के रखना या प्लांट बॉडी को चिपका के रखना, दूसरा मिनरल्स और वाटर्स का एब्जॉर्प्शन, पोषण का अवशोषण, और तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और कभी कभी ये स्टोरेज, भोजन के स्टोरेज में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा आ रहा है दूसरा पॉइंट। हमने उस चित्र में देखा कि नीचे का भाग कहला रहा है पूरा का पूरा राइजोइड और ऊपर का पूरा भाग कहला रहा है मुख्य अक्ष, जिसको हम प्लांट्स में तना कह देते हैं, तो मुख्य अक्ष। अब तने से कौन जुड़ा हुआ है? अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें तो तने के ऊपर है खुद तना, तने से जुड़ी हुई हैं ब्रांचेज, ब्रांचेज से जुड़ी हुई हैं लीव्स, ये सारी की सारी संरचनाएं, प्लस उन तने या ब्रांचेज से एक संरचना और जुड़ी होती है रिप्रोडक्शन सीजन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग भी डेवलप होते हैं। यही सारी की सारी चीजें कारा के अंदर भी डेवलप होंगी। तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले मेन एक्सिस। मेन एक्सिस को बोल सकते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष की बात करें तो द मेन एक्सिस इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब उर्दू लॉन्ग, लंबा, ब्रांच अर्थात शाखीय, और एपिजियल पोर्शन के रूप में ऊपर से फैला हुआ।
सीधा सीधा बंबू या बांस की तरह नहीं जा रहा है, ऊपर से एक बड़े प्लांट की तरह फैला हुआ गुच्छेदार या एक शर्ब की तरह संरचना को दिखा रहा है, दैट इज एपीजियल। एपीजियल संरचना हमको यहाँ पे प्रस्तुत करता है, विच इज डिफ्रेंशिएट इनटू, इसे हम भेद सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनोड और नोडल सेक्शन। जो मुख्य अक्ष है वो इस तरीके की संरचनाओं में बटा रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो कोशिकाओं के बीच का जो ये सेक्शन है, जो कि हम एक सिंगल लाइन से, हालांकि ये सिंगल लाइन से होता नहीं है, ये भी कोशिकाओं का एक गुच्छे के रूप में होता है, दैट सेक्शन इज नोन एज नोड। इसे हम बोलते हैं पर्व संधि और इसे बोलते हैं इंटरनोड। इसे बोला जाता है पर्व और ये हो गया पर्व संधि। पर्व और पर्व संधि तो दो भागों में बटा हुआ है मुख्य अक्ष जो है, नोड और इंटर नोड। ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे कि बंबू का पेड़ दिखाई दे रहा है या गन्ने का पेड़ दिखाई दे रहा है, वैसा का वैसा हमको दिखाई देता है। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनोड की। इंटरनोड का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे पर्व। पर्व की बात करें तो द इंटरनोड कंसिस्ट ऑफ सिंगल मच एलोंगेटेड ऑब्लोंग सेल्स। यहाँ पर हम डायग्राम के रूप में अगर इस सेल्स को देखें तो यहाँ पर हम इसकी संरचना को देख सकते हैं कि कंप्लीट जो नोड है, सॉरी इंटरनोड है, वो पूरा का पूरा इंटरनोड या पर्व जो है वो एकल कोशिका से ही बना होता है, पूरा का पूरा एक ही कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, ये इसका एलएस सेक्शन है और ये टीएस सेक्शन है। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसमें कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या बहुत सारी है, डिस्क के जैसे तस्त्रीनुमा या डिम्बाब प्रकार के क्लोरोप्लास्ट की संरचना बहुत ज़्यादा होती है। कोशिकाओं की संख्या कम होती है लेकिन कोशिकाएं बहुत बड़ी और सिंगल होती हैं, प्लस चारों तरफ से पेरिफेरल या परिधीय कोशिकाओं से आवृत होती हैं। द इंटरनोड कंसिस्ट ऑफ सिंगल एंड मच एलोंगेटेड क्या बोलते हैं ऑब्लोंग सेल्स, ये हम यहाँ पे बात कर चुके हैं इंटरनोड के अंदर। और जनरली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सियल सेल या सेंट्रल सेल जो कि केंद्रीय कोशिका के रूप में होती है, और एक होती है कॉर्टिकल सेल जिसको हम कह सकते हैं परिधीय कोशिका, PERI, पेरिफेरल सेल्स के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। परिधीय कोशिकाएं या कॉर्टिकल सेल, जैसे तने के अंदर कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है वेस्कुलर टिश्यूज के समान, इसलिए जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जो हमारे मेन रम तंत्र है, उसको हम मान लेते हैं मेन एक्सिस सेल, और जो बाहर की कोशिकाएं परिधीय कोशिका वो बिल्कुल होती है कॉर्टेक्स या वल्कुट के समान। इसलिए हम इन्हें वल्कुटीय कोशिकाएं और अक्षीय कोशिका के नाम से जानते हैं। अक्षीय कोशिका की संख्या हमेशा एक होती है इंटरनोड में, और नोड में इनकी संख्या होती है 2। इंटरनोड के अंदर इसकी साइज बहुत लंबी इलेक्ट्रिकल होती है, जबकि नोडल रीजन के अंदर ये बहुत ही छोटी और घनाकार होती हैं, जबकि वहाँ पे हो गई आयताकार या सिलेंडर की जैसी। और इनकी संख्या जो है नोड के अंदर होती है 2, छोटी होती है लेकिन 2 होती हैं, और इंटरनोड के अंदर 1 होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है। देखते हैं यहाँ पे द नोड कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ central small cell surrounded by 6 to 20 peripheral cells. Central 2 small cells. Central 2 small cells. ठीक है, of 6 to 20 peripheral cells. These या थ्री टाइप ऑफ अपेंडेजेस आर डेवलप। अपेंडेजेस का मतलब हो गया उपांग। इन जो हमारे नोड्स हैं, इस नोड पर 3 प्रकार की अतिवृद्धियां या उपांग जो है वो देखने को मिलते हैं या वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। फर्स्ट, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अर्थात सीमित, अगली उसमें लिख देंगे सीमित वृद्धि की शाखाएं। दूसरा है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अर्थात असीमित वृद्धि की शाखाएं। और स्टिप्यूल्स अर्थात पत्र कलिकाएं। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच अर्थात सीमित वृद्धि की शाखाएं।
इन्हें सीमित वृद्धि की शाखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाली ब्रांचेज जब नोड से निकलती हैं तो प्रत्येक ब्रांच के अंदर 15 से 20 या 10 से 15 नोड बनते हैं, और 5 से 15 रख लेते हैं, मिनिमम 5 से 15 नोड्स बनते हैं, और इतने बनने के बाद इनकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात 15 से ज़्यादा इनमें नोड्स नहीं पाए जाते। नोड और इंटरनोड दोनों जोड़ लीजिए, नोड बोल दीजिए या इंटरनोड बोल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज। इसलिए इन्हें बोला जाता है सीमित वृद्धि की शाखाएं। दीज ब्रांचेज स्टॉप टू ग्रो आफ्टर फॉर्मिंग 5 to 50 नोड्स, नोड या इंटरनोड। इनके अंदर 5 से 15 नोड या इंटरनोड बनने के बाद इनकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात दोबारा इसके बाद नोड्स का संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं करती। और किसी भी ब्रांच की जो ग्रोथ है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ नोड्स नहीं होता, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड होता है। जितना लंबा इंटरनोड होगा उतनी लंबी हमें शाखा दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, प्राइमरी लेटरल ब्रांचलेट्स और लीव्स। इन्हें हम लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच या प्राइमरी लेटरल्स या ब्रांचलेट्स या पत्तियों के रूप में जानते हैं। 4 नाम हो गए, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, प्राइमरी लेटरल्स अर्थात प्राथमिक पार्श्व शाखाएं, ब्रांचलेट्स भी कह सकते हैं इन्हें, और कभी कभी हम इन्हें लीफ भी कह देते हैं। हालांकि लीफ यहाँ पे एल्गीज के लिए सही टर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी हैं और चपटी और छोटी सी हैं, नाजुक है, बिल्कुल सॉफ्ट, इसलिए हम इन्हें लीफ भी कह देते हैं। 6 से 12 ब्रांचलेट डेवलप फ्रॉम ए होल। मुख्य तने का जो एक्सिस है, मुख्य तने का जो नोडल सेक्शन है, उस पे से परिधीय कोशिकाएं जो हमारी हैं लगभग 20-22 तक, प्रत्येक परिधीय कोशिकाओं से लगभग 6 से 20 या 22 तक क्या निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं। और इसी में से कुछ ब्रांचेज कहलाती हैं या ज़्यादातर कहलाती हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और इसमें से 1 या 2 ब्रांच हो जाती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां के लिए हम ऐड कर सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी तो है ही, प्लस एरियल भाग बनाती हैं, बिल्कुल हरे, ये भी सही है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सीजन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर ये यहाँ पर मुख्य रूप से जो मेल और फीमेल जननांग है, अर्थात ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, इनको भी धारण करती हैं या इनका डेवलपमेंट भी करती हैं। तो जनन अंग जो है वो केवल लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और इस लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की भी जो शीर्षस्थ नोड्स हैं उन्हीं पे डेवलप होते हैं, नीचे की तरफ डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अर्थात ये हो गया सीमित और ये हो गया असीमित, असीमित वृद्धि की शाखा, असीमित वृद्धि की शाखा अनलिमिटेड, अर्थात इनमें नोड और इंटरनोड की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये लगातार कितने भी बन सकते हैं, अर्थात इनकी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक कि ये मुख्य शाखा से टूटकर अलग नहीं हो जाती। इस प्रकार अगर हम इसकी संरचना को यहाँ पर देखें तो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के लिए हम डायग्राम यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। यहाँ पे मुख्य अक्ष के नोड से निकल रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, नोड इंटरनोड में बढ़ती हुई है, फिर नोड पे से शाखन हुआ, फिर नोड पे से शाखन हुआ, फिर नोड, फिर नोड, इस तरीके से ये लगातार बढ़ती रहती है। और इसकी संरचना और मुख्य अक्ष की संरचना बिल्कुल समान होती है। जब तक ये मुख्य तने से जुड़ी हुई है हम इसे प्राइमरी और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी संरचना के रूप में जानते हैं। बस अगर ये मुख्य तने से पृथक होती है तो ये अपना स्वयं का पूरा राइजोइड डेवलप करके प्लांट डेवलप करने की क्षमता रखती है। तो ये मुख्य अक्ष के समान ही है, जब तक पेड़ से जुड़ी हुई है ब्रांच कहलाती है, पेड़ से पृथक होने के बाद ये एक स्वयं का प्लांट बनाने की डेवलपमेंट रखती है। और ये जो यहाँ पे निकल रही हैं लगभग 6 से 20, ये सारी की सारी कहलाती है लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और इन्हीं की शीर्ष शाखाओं पर डेवलप होते हैं ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, आधारीय शाखाओं पर या आधारीय नोड्स के ऊपर डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट,
दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी ब्रांचेज या लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज, डेवलप फ्रॉम द ओल्डर नोड्स, ओल्डर नोड्स पे से डेवलप होती हैं, ठीक है। दूसरा, ओल्डर नोड्स पे से इसलिए डेवलप होती हैं एक्चुअली में, ओल्डर नोड पे बहुत पुराने जो नोड है उन्हीं की शाखाएं जब अनलिमिटेड बढ़ती हैं तभी हमें दिखाई देती हैं। अपर रीजन में हम चलेंगे तो दोनों की दोनों शाखाएं एक जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कौन सी लिमिटेड है और कौन सी अनलिमिटेड होती है। इन लिमिटेड ग्रोथ में से ही कोई एक या दो होती हैं जो अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। दीज ब्रांचेज आल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड, ये भी उसी के समान नोड इंटरनोड में बटी रहती हैं, बिल्कुल मेन एक्सिस के समान, मुख्य अक्ष के समान होती हैं, बिल्कुल कॉपी होती है मुख्य अक्ष की। दी नोड क्या बोलते हैं, दे बियर ब्रांचलेट्स, और इनके ऊपर जो नोड्स होते हैं उन पे भी ब्रांचलेट्स पाई जाती हैं, वही 6 से 20 तक, बट इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डेवलप नहीं होते, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केवल लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज पे डेवलप होते हैं। इसलिए हम यहाँ एक नाम और दे देते हैं इनके लिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज फर्टाइल, फर्टाइल ब्रांचेज, ठीक है, मतलब फलद शाखाएं, हम इन्हें फलद शाखाएं कह सकते हैं, जबकि इनको हम फलद शाखाएं नहीं कहते। तो आगे जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, तो हम कहेंगे डेवलप ऑन फर्टाइल ब्रांच। फर्टाइल ब्रांच का मतलब हो जाएगा लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। स्ट्यूप्यूल्स, ये कुछ पत्रकलिकाएं जैसी संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। द बेसल नोड ऑफ द ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच डेवलप शॉर्ट ओव्यूल पॉइंटेड सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्यूप्यूल्स। यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें स्ट्यूप्यूल्स दिखाई देते, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है अभी स्ट्यूप्यूल्स, जस्ट इस नोडल रीजन के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ से निकलते हैं। ये नोड, ये हो गया लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और यही हर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के अपोजिट के अंदर निकलते हैं स्ट्यूप्यूल्स। इनकी संख्या भी उतनी ही रहेगी जितनी संख्या में लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज है। एक चीज़ और है, अलग अलग प्रजातियों में स्ट्यूप्यूल्स की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, अर्थात कभी कभी ये एक चक्र में होते हैं नोन एज यूनिस्ट्यूप्लेट्स, तो इनकी संख्या उतनी होगी जितना कि लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच है। कुछ स्पीसीज है जैसे कि बाल्टिका, उसके अंदर इनकी 2 साइकिल्स पाई जाती हैं, तो इनकी संख्या जस्ट डबल हो जाती है फ्रॉम द लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, उनको बोलते हैं बाई स्ट्यूप्लेट्स। इस तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जो टॉपिक है चौथे नंबर पे, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है पूरी की पूरी संगठन, थैलस कैसा दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोशिका जो है, एकल कोशिका कैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक है, अर्थात यहाँ पर सुस्पष्ट कोशिका भित्ति, झिल्ली, केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। टिपिकल प्रोकैरियोटिक टाइप सेल्स। नोड सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, जो हमारी नोड सेल्स हैं, पर्वसंधि कोशिकाएं, उनके जीव द्रव्य, क्योंकि वो कोशिकाएं छोटी बताई थी, घनाकार, तो उनके जीव द्रव्य बहुत सघन है। सिंगल न्यूक्लियस, एकल केंद्रक, और बहुत कम डिस्कॉइड प्रोटोप्लास्ट जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर हम वर्ड प्रोटोप्लास्ट की जगह यूज में लें क्रोमेटोफोर। लवक, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर ज़्यादा अच्छी टर्म है यहाँ पे कि कुछ डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि अभी इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल वैसा डेवलप नहीं हुआ है जैसा क्लोरोप्लास्ट की संरचना हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ग्रेना और ग्रेनम के अंदर एक सिक्के के ढेर के रूप में जमी रहती है। वैसी संरचना यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पर डिस्कॉइड हैं और 1 या 2 थाइलेकोइड मेम्ब्रेन मिलके ही पूरी संरचना को डेवलप कर लेती हैं। इन द इंटरनोडल सेल, अगर हम इंटरनोडल सेल की तरफ चले तो ये कोशिका बहुत लार्ज है, इसलिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूल इसके अंदर पाया जाएगा। दूसरा, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं सीनोसाइट, मल्टी न्यूक्लिएट, सीनोसाइटिक कंडीशन है।
और बहुत सारे जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स, डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स की संख्या या बड़ी रेंज इनके अंदर पाई जाती है। द क्लोरोप्लास्ट लैक ऑफ पायरेनॉइड, और मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ मात्रा में कैरोटिनॉइड्स, जिसमें कैरेटीन और जेंथोफिल्स, मतलब बीटा कैरेटीन्स और जेंथोफिल्स भी हैं। जैसे जेंथोफिल्स में सिंपल जेंथोफिल है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको जो है वो साइफोनोजेंथिल्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो इज आल्सो डिफरेंशिएट इनटू आउटर एक्सोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। हालांकि इसमें केंद्रक पाया जा रहा है, लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो एक्सोप्लाज्म में है और जो न्यूक्लियस जो है वो है एंडोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। द एंडोप्लाज्म शो द स्ट्रीमिंग मूवमेंट, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है घूर्णन, जीव द्रव्य भ्रमण। जीव द्रव्य भ्रमण इसके अंदर मिलता है, जिसे हम एक और स्ट्रीमिंग के एक और शब्द दे सकते हैं, साइक्लोसिस। दैट इज द टर्म साइक्लोसिस। साइक्लोसिस पाया जाता है जो रिजेंबल करता है सेल्स अलाइव हैं और एक्टिव हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट अब हम चलते हैं वेजिटेटिव पार्ट के बाद में। अब हमारा मेन पॉइंट आ रहा है क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सेल स्ट्रक्चर में एक शब्द और हम ऐड कर सकते थे, फ्लैजिला। जी जो कोशिकाएं हैं क्लोरोफाइसी की ज़्यादातर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इनमें फ्लैजिला है, लेकिन कारा के जीवन की या कई कोशिकाओं में फ्लैजिलाज नहीं पाए जाते। बट जो इनके एंथ्रोजॉइड्स हैं, पुमणु, उनके अंदर बाई फ्लैजिलेट, और वो भी प्रतोद अर्थात विप्लेस प्रकार के जो फ्लैजिलाज हैं वो देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन, कारा एक बहुत ही जटिल है, लेकिन क्लोरोफाइसी का सदस्य और क्लोरोफाइसी के सदस्य बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं, लेकिन कारा उसके अंदर कुछ अलग टाइप का वेरिएशन लेके आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कारा में केवल और केवल काइक, और ये काइक भी कब होता है, जब परिस्थितियां होती हैं अनुकूल, अर्थात जीवन काल में अनुकूल परिस्थितियों में काइक जनन और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जीवन काल में किसी भी प्रकार के स्पोर जैसी संरचना, बीजाणु समान संरचना कारा में नहीं बनती है या नहीं पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि कारा जो है अपने जीवन काल में स्पोर द्वारा अंकुरण कभी भी नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। बहुत कम या किसी भी प्रजाति में स्पोर जैसी संरचनाएं नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हमारे पास में दो ही टॉपिक रह जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ हम चलें तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स के अंदर हमने नोडल सेक्शन और नोडल सेक्शन के ऊपर न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर एक कंप्लीट डायग्राम है इलेक्ट्रोग्राफ, जिसके अंदर हम देख सकते हैं बाय स्टेनिंग मेथड न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल्स ऑन द नोडल सेक्शन। आप देख सकते हैं मेन एक्सिस पे जितनी भी ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचेज के टिप के ऊपर, हर नोड के ऊपर क्या है, रिप्रोडक्शन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन के लिए कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों के अंदर इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ए फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं जिनके माध्यम से ये बनता है। यहाँ पे जैसे अपन एक डायग्राम में देखें तो दीज आर बल्बिल्स। जो ओल्डर राइजोइड्स होते हैं ना, सबसे पहला ये रहा बाइबल्बिल्स, जो ओल्डर रीजन्स होते हैं, इन ओल्डर रीजन्स अर्थात राइजोइडियल रीजन्स, मूलाभास जो कि बहुत पुराना हो चुका है, बहुत प्लेंटी के अंदर इसने रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर रखा है, इस प्रकार की संरचनाओं के अंदर यहाँ की जो नोडल सेक्शंस हैं, मतलब राइजोइड्स की जो जॉइंट्स है त्रियकपट,
उन पर स्टोरेज होने लगता है भोजन का, और उस भोजन के स्टोरेज से ये फूलकर एक बल्ब जैसी संरचना को ले लेते हैं और ये एक स्टोरेज का काम करते हैं। बट परिस्थितियाँ चेंज होने पर अगर ये बल्ब टूटकर पृथक हो जाए तो ये स्वयं एक बीज के समान नए संतति थैलस को डेवलप करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड में लेते हैं बाय बल्बिल्स। तो यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। दीज आर स्मॉल ओव्यूल एंड स्फेरिकल बॉडीज, अंडाकार गोलाकार छोटी संरचनाएं हैं, ठोस हैं, प्लेंटी मतलब अब्यूडेंट है, फूड रिजर्व से भरी हुई हैं। बल्बिल्स आर formed on the root of एस्पेरिया एंड स्टेम ऑफ बाल्टिका। बाल्टिका जो है उसके तने अर्थात मेन एक्सिस की लोअर मेन एक्सिस जहाँ से राइजॉइड निकलता है वहाँ पे, या फिर जो हमारा एस्पेरा है उसके जो राइजॉइड्स है वहाँ सर इनका विकास होता है। आफ्टर डिटैचमेंट, मुख्य तने से पृथक होने के बाद जर्मिनेशन द्वारा ये एक नए प्लांट थैलस को या संतति प्लांट थैलस को जर्मिनेट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम इन्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोड में रखते हैं। दूसरा देखिए इस संरचना को, दैट नॉन एज अमाइलम स्टार। अमाइलम स्टार्च की अगर अपन बात करें तो ये मुख्य तने की एक्सिस है, ये परिधीय कोशिकाएं हैं और परिधीय कोशिका की कुछ परिधीय कोशिकाएं जो है वो भोजन को स्टोर करके आकार में बड़ी हो रही हैं और विभाजित होकर छोटी छोटी संरचनाओं में ये बट रही हैं। और ऐसे में अगर ये तना किसी मिट्टी में या किसी तूफान की वजह से टूटकर अलग हो जाए या मिट्टी में दब जाएं तो ये संरचना जो है वो नए संतति प्लांट को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। और प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल के कारण इन्हें बोला जाता है एमाइलम। अमाइलम स्टार्च इसमें स्टोर होता है और स्टार इसलिए कहा गया है क्योंकि तारे जैसी आकृति हमको ये दिखाई दे रही है। तो ये रहा अमाइलम स्टार्स। दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है संगठन या समूहन ऑफ सेल्स लुकिंग लाइक ए स्टार एंड द सेल्स आर डेंसली फिल्ड विद अमाइलम स्टार्च, thus they are called amylum star. The amylum star are developed at the nodal cell of the basal region. एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आ रहा है स्टिलीगिरा, दैट इज द एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार एक ही एल्गी पूरा करती है, नहीं, अलग अलग एल्गी स्पीसीज जो कारकी हैं वो अलग अलग प्रकार के वेजिटेटिव मोड्स को यूज में लेती हैं। अमॉर्फस बल्बिल्स, अमॉर्फस बल्बिल्स में अगर हम देखें तो ये वाला डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बल्बिल्स हैं वो आकार में बड़ी है और एक दो बन रही हैं। यहाँ पर जब ये बल्बिल्स आकार में भी बड़ी और बहुत सारी एक साथ क्लस्टर या गुच्छे के रूप में बनती हैं तब हम इन्हें अमॉर्फस बल्बिल्स के नाम से जानती हैं। प्लस ये भोजन पदार्थ को बड़ी मात्रा में इकट्ठा रखते हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स डेवलप्ड एंड एग्रीगेट एट द नोड cells amorphous bulbils. These are found in fragilis जो कि थर्मोफाइटा बाल्टिका जो कि एक तरीके से मैराइन वाटर के स्पीसीज है। On being detached from the mother plant they germinate and develop into a new thallus. मुख्य पादप से या मातृ पादप से पृथक होकर अंकुरण द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में ये एक नए पादप को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या होता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा में एक सीड के समान काम करता है oospore जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। ये oospore जब अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को पहली बार जर्मिनेट करता है अपनी एक जर्मिनेशन ट्यूब द्वारा, ऐसी घटना को बोलते हैं प्राइमरी इनोकुलेशन या प्राइमरी प्रोटोनीमा। और जब ये बल्बिल्स जैसी संरचना मिट्टी में गिरकर अपने आप को परसिस्टेंट या चिरकालिक बनाती हैं और एक बीजाणु की तरह व्यवहार करती हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल आने पर ये पहली बार अंकुरण नाल द्वारा अंकुरित होकर एक नए प्लांट को डेवलप करती हैं, इस घटना को बोला जाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो यही कुछ संरचनाएं जो हैं वो प्रोटोनीमा का भी बनाती हैं। तो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम ए प्राइमरी प्रोटोनीमा और फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द राइजोइड। वही राइजोइड की बेसल सेल से बनती हैं कोशिकाएं जो हैं फूलकर यहाँ पर क्या कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन का स्टोरेज कर लेती हैं। न्यू प्लांट्स आर आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा और ये भी नए प्लांट को डेवलप करने की क्षमता रखती है।
ओके स्टूडेंट्स, देन अब हमारा पॉइंट आता है सेकंड, जो कि मेन था। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है लैंगिक जनन। कारा में लैंगिक जनन, यहाँ पर कुछ लैंगिक जनन को हमने दिखाया, जैसे कि पिछली वाली स्लाइड के डायग्राम में भी था। ये जो डॉट डॉट रेड कलर का दिख रहा है दैट इज ग्लोब्यूल, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो ब्राउन कलर का हमको लंबा वाला दिख रहा है दैट इज न्यूक्यूल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि कारा के मुख्य ब्रांच या लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, जिसे हमने फर्टाइल ब्रांच कहा था, उसकी नोडल सेक्शन से बनता है। तो यहाँ देखते हैं हाईली एडवांस टाइप ऑफ ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कारा में पाया जाता है। इतना एडवांस रिप्रोडक्शन केवल और केवल फियोफाइसी के मेंबर जो हैं और रोडोफाइसी के, फियोफाइसी भी नहीं, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं पॉलीसाइफोनिया टाइप, वो अपनाते हैं। बाकी कारा के अंदर इतना एडवांस नहीं दे, वो सॉरी क्लोरोफाइसी के अंदर इतना एडवांस नहीं होता। मोस्ट स्पीसीज आर मोनोइसियस। मोनोइसियस की मतलब अगर अपन समझे तो इसका मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, अर्थात बाइसेक्सुअल। मोनोइसियस का मतलब होता है जब एक ही थैलस पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साथ में डेवलप होते हैं, इनको बोलता है मोनोइसियस। और कुछ स्पीसीज यहाँ पर जो है वो डायोसियस भी होती है, लेकिन बहुत कम है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग, मतलब मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। इसको बोलते हैं मोनोइसियस, वो सॉरी डायोसियस, अर्थात दो थैलस पर एक एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज डायोसियस, और एक ही थैलस पर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज मोनोइसियस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो सेक्स ऑर्गन है, जो कि हम कारा में के अलावा और एल्गीज या क्लोरोफाइसी के सदस्यों को बोलते हैं पुनधानी, एंथ्रीडिया। इस एंथ्रीडिया को कारा में बोला जाता है ग्लोब्यूल। इसे हम हिंदी में भी ग्लोब्यूल ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ग्लोब्यूल, दैट इज ग्लोब्यूल। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं अंडधानी, उगोनिया, इसको यहां बोला जाता है न्यूक्यूल, जो आकार में बड़ा और सिंगल होता है, दैट इज न्यूक्यूल। न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड एट द नोड ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के नोड पर डेवलप होते हैं, इससे हम बोलेंगे फर्टाइल ब्रांच, इसे हम बोल सकते हैं फलद शाखा, इसे हम बोल सकते हैं फलद शाखा। स्टिप्लॉइड और सेकेंडरी लेटरल्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द नोड, और उसी के ऊपर कभी कभी अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, बहुत रेयर है, बाकी स्टिप्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये रहा डायग्राम सिंपल, जिसको हम आगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर देख लेंगे, जिसमें एक ही नोडल सेल की जो एक्सियल सेल है उससे डेवलप हो रहा है ग्लोब्यूल एंड डेवलप हो रहा है न्यूक्यूल। ये न्यूक्यूल का सिंपलेस्ट डायग्राम, वो सॉरी ग्लोब्यूल का सिंपलेस्ट डायग्राम है, और ये स्ट्रक्चर है किसका, एंथ्रोजॉइड पुमणु। इसे हम डेवलपमेंट के साथ देखते हैं। तो फर्स्ट इज ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल इज अटैच्ड टू द नोड विद द हेल्प ऑफ पेडिशियल सेल। पेडिशियल को यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टैक, अर्थात वृंत कोशिका से जुड़ा रहता है, वृंतीय होता है। ए मैच्योर ग्लोब्यूल इज स्फेरिकल, गोलाकार, ऑर्गेनिश और येलो इन कलर, मतलब नारंगी या पीले रंग का या लाल रंग का होता है स्ट्रक्चर। वेयर एज न्यूक्यूल इज ऑबलोंग और ओव्यूल और ग्रीनिश इज कलर। और अगर तरुण अवस्था में हम इसे देखें, ज्वेनाइल अवस्था में, तो ये ग्रीन रंग के होते हैं, और परिपक्व अवस्था में ये नारंगी या पीले या लाल रंग के होते हैं। ग्लोब्यूल हैज ए जैकेट ऑफ 8 सील्ड सेल्स। यहाँ इस डायग्राम में हम देखें तो इस ग्लोब्यूल के अंदर हमें 8 सील्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3,
और ये रही यहाँ पर पीछे की तरफ चौथी, और 2 पीछे और 2 ऊपर की तरफ, बिल्कुल चारों तरफ से इसको क्या कर रखा है, घेर रखा है। हमारी जो संरचना है कि वो इस तरीके की है, बिल्कुल फुटबॉल की छोटी छोटी पालियों की तरह। तो ये लगभग 8 पालियां हैं, जिसकी सबसे बाह्य प्रोटेक्टिंग सेल या सील्ड को, वो जो आवरण कोशिका है उसको बोला जाता है सील्ड। सील्ड का मतलब हो गया कवच या रक्षात्मक आवरण, जिनकी संख्या है टोटल 8। ये जो सील्ड है, ये सील्ड अंदर की ओर एक कोशिका या 8 कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जिसे बोलते हैं मैन्यूब्रियल सेल। ये जो यहाँ पे संरचना बनाई है दैट इज मैन्यूब्रियम सेल। ये बाहर वाली जो है वो है सील्ड, जो कि बाई कॉन्वेक्स है, या कॉनको कॉनकेव बोल सकते हैं, उत्तलोत्तल। बाहर से आप देखोगे तो उत्तल है, अंदर से आप देखोगे तो अवतल संरचना होती है, उत्तलोत्तल बोलते हैं इसको, कॉनको कॉन्वेक्स। इस कॉनको कॉन्वेक्स संरचना से अंदर की तरफ मैन्यूब्रियम सेल जुड़ी रहती है। इस मैन्यूब्रियम सेल को अगर हम देखें इस मैन्यूब्रियम सेल को हम देखें तो ये 1 नंबर की सेल दैट इज सील्ड कोशिका, ये 2 नंबर जो है ये हो गई हमारी मैन्यूब्रियम, और ये 3 नंबर की कोशिका है जो ऊपर की तरफ जुड़ी रहती है दैट नॉन एज कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम कोशिका। यहाँ अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस डायग्राम में देखें तो डेवलपमेंट में अगर आपको दिखाई दे तो दीज आर कवर सेल्स या सील्ड सेल्स, दैट इज मैन्यूब्रियम। और ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये सारी कोशिकाएं कहलाती हैं कैपिट्यूलम सेल। कैपिट्यूलम सेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती हैं, लेकिन ये लगातार विभाजित होकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैपिट्यूलम सेल्स डेवलप करती हैं। अर्थात इनकी संख्या ज़्यादा है, सील्ड 8 हैं, मैन्यूब्रियम भी 8 हैं और प्राइमरी कैपिट्यूलम भी 8 ही हैं, लेकिन बार बार विभाजन होने से इनकी संख्या जो है 16-32 तक चली जाती है। और प्रत्येक अंतिम विभाजित जो कैपिट्यूलम सेल है जो यहाँ पे विभाजित हो चुकी है, ये प्रत्येक कैपिट्यूलम सेल विभाजित होकर 4 अगुणित फिलामेंट को जन्म देती है या फिलामेंटस हो जाती है। इससे फिलामेंट 4 कोशिकीय अगुणित केंद्रक युक्त जो फिलामेंट है इन्हों बोलते हैं एंथ्रीडियल। एंथ्रीडियल फिलामेंट। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट की जो प्रत्येक कोशिका है वो कायांतरण द्वारा अर्थात मेटामॉर्फोसिस द्वारा क्या डेवलप करती है, एक पुमणु एंथ्रोजॉइड को डेवलप करती है, ये रहा, जो कि एक सर्पिलाकार आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। इसका आगे का मुंह थोड़ा सा बड़ा और पीछे की तरफ एक लंबी सारी पूंछ जैसी संरचना, और ये हो गया केंद्रक, ये हो गया रेड आई स्पॉट, एक इसमें पिगमेंट टाइप और 2 विप्लैस बड़े बड़े फ्लैजिला जिसके अंदर पाए जाते हैं, दैट इज पुमणु या एंथ्रोजॉइड। ये है इसकी संरचना। इस तरीके से 4 और 1 5 पार्ट हो गए। सबसे पहले व्रंत के ऊपर लगी हुई है, फिर व्रंत के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे 8 शील्ड रक्षा कोशिकाएं, शील्ड अंदर से जुड़ी हुई हैं मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम कोशिकाएं बेलन जैसी या लंबी दीर्घित कोशिकाएं होती है जिसका एक सुरा जुड़ा हुआ है कैपिट्यूलम से और एक सुरा जुड़ा हुआ है उसका मैन्यूब्रियम से। देन उसके बाद उसके आगे के सिरे पे जो कोशिकाएं हैं कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम सेल लगातार विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद अंतिम विभाजित कोशिका बनाती है 4 कोशिकीय फिलामेंट जिसे बोलते हैं पुमणु तंतु या एंथ्रीडियल फिलामेंट। इसकी प्रत्येक कोशिका बिना विभाजन के कायांतरण द्वारा एक अगुणित जायगोट गैमीट, मेल गैमीट को डेवलप करती है नॉन एज एंथ्रोजॉइड, पुमणु को विकसित करती है। ये है पूरी की पूरी संरचना मेल की। ग्लोब्यूल हैज ए जैकेट, ये हो गया। सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स प्रोड्यूस एंथ्रीडियल एंड स्पर्मेटोजिनस या स्पर्मेटोगोनियल फिलामेंट्स, ये भी हमने समझ लिया। ईच सेल ऑफ द एंथ्रीडियल फिलामेंट फॉर्म ए स्पेरिकल
बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड, और यहाँ पे ये पुमणु एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड पुमणु को विकसित करता है, जो हमने डायग्राम में देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं न्यूक्यूल। न्यूक्यूल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। न्यूक्यूल अटैच टू द नोड ऑफ द हेल्प ऑफ पेडिकल सेल, वही पेडिकल या स्टैक कोशिका के माध्यम से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, न्यूक्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 स्पाइरली कॉइल्ड, ग्लोब्यूल पे है 8 सील कोशिकाएं और न्यूक्यूल पे है 5, और पांचों कोशिकाएं सीधी ना होकर स्पाइरली, एक दूसरे से स्पाइरल ट्विस्टेड कोशिकाओं के रूप में होती हैं। विच फॉर्म है स्ट्राइल एनवलप अराउंड द उगोनियम एंड ऑफ 5 कोरोना सेल्स, 5 कोरोना सेल्स से घिरी हुई होती हैं। यहाँ पर अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो दैट इज, ये डायग्राम आपको अभी नहीं समझ में आए तो हम इसके अंदर एक नई स्लाइड के रूप में इसको जोड़ते हैं। एक नई स्लाइड के रूप में हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गई पूरी की पूरी 5, अर्थात ये सीधी सीधी 5 कोशिकाएं हैं। 1, ये सामने 2, ये पार्श्व में 3 और 2 इसके पीछे, एक ये रही और एक ये रही। ये यहाँ आधार से जुड़ी हुई हैं और एक कोशिकीय स्टैक से जुड़ी हुई हैं, यूनिसेल्युलर स्टैक, यूनिसेल्युलर स्टैक। और बिल्कुल जैसे टॉफी की रैपिंग होती है वैसे ही ऊपर की इन कोशिकाओं को जब हम ट्विस्ट करते हैं तो इन सीधी सीधी बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचनाओं का इस तरीके से क्या हो जाता है, एक स्पाइरल वाइंडिंग हो जाती है। और इस स्पाइरल वाइंडिंग के बाद जब हम टॉफी के छिलके को और ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं तो इनका जो ऊपरी भाग है यहाँ का, वो यहाँ पर टूटकर एक कोरोना जैसी स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हो जाता है, दैट नोन एज कोरोना, दैट इज कोरोना। और ये हो गया 5 ट्विस्टेड सील्ड सेल्स या ट्यूब सेल्स। बस यही है इसका संरचना, सील्ड कह दीजिए या ट्यूब कह दीजिए। मेल के अंदर है 8 और फीमेल के अंदर हैं 5, और इस सील्ड के बीचों बीच प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम इसको पूरा सतत न बनाकर डॉट 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 के रूप में बनाऊं तो यहाँ पर एक बड़ा सारा केंद्र में एक संरचना है जिसको हम कह सकते हैं दैट इज ओवम, एग सेल। और इस एग सेल के अंदर पाया जाता है हमारा एग, दैट इज फीमेल गैमीट। वहाँ पे मेल गैमीट है एंथ्रोजॉइड और यहाँ पे यही है फीमेल गैमीट। बस ये कंप्लीट संरचना है। अब इसी संरचना को यहाँ पर हमने डेवलप किया है जिसमें ये सेल्स हैं, सेंट्रल सेल और ये परिधि की ओर कटी हुई सेल्स हैं, दैट इज कोरोना। ये हो गई ट्यूब सेल्स या सील्ड सेल्स। ये हो गया ओवम या एग जिसके अंदर प्लेंटी के अंदर बहुत सारा जीव द्रव्य भरा हुआ है। एंथ्रोजॉइड के अंदर जीव द्रव्य नहीं होता, फ्लैजेलाज नहीं होते, ये आकार में मोटे होते हैं, अचल होते हैं और जीव द्रव्य को धारण करते हैं, जबकि जो एंथ्रोजॉइड है वो गतिशील होते हैं, फ्लैजेलाज उन पे पाए जाते हैं। और ये नीचे एकल कोशिका के स्टैक से जुड़ा हुआ है सेम संरचना के रूप में। ये इसका डेवलपमेंटल चार्ट है ऑफ एग सेल। तो द सेंटर इज प्रेजेंट ए लार्ज उगोनियल सेल ऑन ए स्टैक, स्टैक के ऊपर डेवलप होता है। उगोनियल सेल कंटेन्स ए लार्ज यूनिन्यूक्लिएट एग, बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट एग्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसके अंदर स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। केंद्रक की संख्या एक ही होती है फीमेल, और कुछ संख्या में डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है फर्टिलाइजेशन। इसमें हम केवल इतना सा कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब वाटर इज नेसेसरी।
तो मैच्योर न्यूक्लियस स्पाइरल ट्यूब सेल्स को सेपरेट करके एंथ्रोजॉइड जो है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है इनसाइड ओगोनियम एंड फ्यूज विद द ओव्यूम। ओव्यूम से फ्यूज होकर द वॉल ऑफ द जाइगोट थिकन्ड। जाइगोट जो है जिसको हम बोल सकते हैं 2n अर्थात युग्मनज, वो एक पेरिनेटिंग संरचना बनाता है दैट नोन एज oospore। oospore को हम यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से अंडाणु संरचना बोल सकते हैं oospore, या oospore को अंडाणु बोलते हैं। ये फीमेल प्लांट से डिटैच होकर एक रेस्टिंग फेज में चले जाता है। परिस्थिति अनुकूल होने पर यहाँ पर क्या होगा कि ले डाउन फॉर्मिंग द यूनिसीडेट अपर सेल एंड डीजेनरेटिव या ट्राई न्यूक्लिएट संरचना बना लेता है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर ये जर्मिनेट होएगा, विभाजित होएगा और अपने अंदर क्या डेवलप करेगा, राइजोइड्स एंड प्राइमरी प्रोटोनीमा। और इस राइजोइड्स और प्रोटोनीमा के वजूद से ये यहाँ पर प्रोटोनीमा फॉर्म करेगा और उसी के साथ में डेवलप करेगा एक कंप्लीट मेन एक्सिस और संतति प्लांट को डेवलप कर लेता है। ये है कंप्लीट इसका जर्मिनेशन। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ कारा, जिसको हम कह सकते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल इसके अंदर पाई जाती है, जो हम यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कह सकते हैं। ये जो कंप्लीट संरचना हमको दिख रही है दैट रिप्रेजेंटेड एज वेजिटेटिव, जिसमें है बाई अमॉर्फस बल्बिल्स, बाई अमाइलम स्टार, बाई बल्बिल्स, बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं। ये कंप्लीट होती हैं इन फेवरेबल कंडीशंस। ये कंप्लीट होती है फेवरेबल कंडीशंस में। और जब कंडीशंस आती हैं जिसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होता है अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि कारा जो है वो है मोनोइसियस, द्विलिंगस रही। और यहाँ पे एक ही कारा के फर्टाइल ब्रांच की जो नोड है कि नोड के ऊपर डेवलप होता है न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल इज मेल एंड न्यूक्यूल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि कारा का जीवन चक्र जो है वो कैसा है, गैमेटोफाइट एन प्रकार का, इसलिए इसके जो गैमेटेंजिया हैं वो भी कैसे होंगी, एन ही होंगी, एगुणित। अतः इसके अंदर जो विभाजन होगा वो होगा माइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन यहाँ देखने को मिलेगा। और इस समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे बन रहे हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट एंड ओगोनिया। एंथ्रीडियल फिलामेंट से बनता है एंथ्रोजॉइड जो कि मेल गैमीट है, और यहाँ बन रहा है ओवम या एग दैट रिप्रेजेंट एज फीमेल गैमीट। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे वाटर इसेंशियल है, वाटर इसेंशियल होने के कारण ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, इस फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे बनेगा जायगोट, जो कि पहली 2n कोशिका को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो जायगोट है, ये जायगोट तुरंत अपने चारों तरफ 3 लेयर्स को सिक्रेट करेगा, जो बनाएगा किसमें, oospore में। और oospore जो है वो यहाँ पर रेस्टिंग फेज शो करेगा, विश्राम अवस्था, क्योंकि परिस्थितियां विषम थी ना, इसलिए इंतजार करेगा सम परिस्थितियों का। परिस्थितियां सम होने पर या अनुकूल होने पर ये पहले करेगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इस मियोसिस से बनाएगा जूस्पोर्स, जो कि 4 होंगे और अगुणित होंगे। 4 अगुणित मियोजूस्पोर्स को बनाता है। ये चारों अगुणित मियोजूस्पोर्स जो है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा के साथ जर्मिनेट होकर वापस एक गैमेटोफाइट कारा थैलस को बनाता है। इस प्रकार ये संतति 4 संतति हैप्लॉइड का गैमेटोफाइट्स को डेवलप करता है। यह है इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल के मुख्य तथ्यों की तरफ चलें तो कह सकते हैं कि पूरे लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट अवस्था ही प्रोमिनेंट है और लॉन्ग लिव है, प्रभावी है। ठीक है, केवल और केवल जायगोट या oospore, दोनों के नाम ले लो या अलग ले लो,
ही यहाँ पर द्विगुणित अवस्था को दिखाता है, जो कि बहुत कम है और अल्पकालिक है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण जीवन चक्र हैप्लॉइड प्रकार का है, इसलिए इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन कारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नॉट बी हैपेंड। सत्य अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण हमें यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि पूरे जीवन काल में एक ही थैलस है, वो हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड अवस्था केवल गैमीट या जाइगोट दिखा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकसित नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीढ़ी को एकांतरित करने वाला स्पोरोफाइटिक जनरेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार कारा की लाइफ साइकिल के अंदर हम कह सकते हैं हैप्लॉन्टिक और क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कारा की लाइफ साइकिल का, वो हमने जो डायग्राम दिया था वो थ्योरेटिकल था। देन कुछ रिवाइज क्वेश्चंस है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।